ठीक है। अब जी जो कांग्रेस ऑफ वियना था, एक्चुअली दैट वाज द पीस सेटलमेंट बिटवीन द यूरोपियन स्टेट्स फॉर फर्दर पीस इन यूरोप। ठीक है। उसमें जो मेन जो स्टेट्स थी वो कौन कौन सी थी? फ्रांस, ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया। अब इसके पीछे जो कांग्रेस ऑफ वियना के पीछे जो द मेन बिहाइंड दैट वाज मेटरनिच, और जो कि ऑस्ट्रिया के फॉरेन मिनिस्टर थे उस टाइम के। अब इसको बुलाने का सिर्फ मेन जो मकसद था, एम था, वो ये था कि जी नेपोलियन जो था, उन्होंने जो चेंज किया पूरा यूरोप का स्ट्रक्चर, उसको जो है अब रीस्ट्रक्चर करना है दोबारा से। और दूसरी बात ये है कि जो बैलेंस ऑफ पावर जो चेंज हुआ है, चेंज आया है बैलेंस ऑफ पावर में, यानी कि फ्रांस जो है इतना, मतलब उन्होंने एक्सपेंड कर दिया था नेपोलियन ने, टेरिटरीज जो है कंक्यूर कर ली थी नेपोलियन ने, उससे जो है बैलेंस शिफ्ट हो गया था उसकी तरफ, आपका फ्रांस की तरफ। तो उस बैलेंस को जो है इस बैलेंस को अचीव करने के लिए, बैलेंस ऑफ पावर को, तो एक तो ये मकसद था कि ये मीटिंग बुलाई जाए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जी जो उस टाइम के वो हाइपोक्रेट्स मोनार्क्स थे, वो चाहते थे कि जी रिवार्ड भी तो मिले। अब देखें, नेपोलियन ने तो हर किसी से दुश्मनी कर ली थी, इवन के वो रशिया से भी लड़ा था, ब्रिटेन से भी लड़ा था, इतनी पावरफुल स्टेट से लड़ा था। तो अब वो बैठे ऐसे नहीं थे कि जी हमने सबने जो है नेपोलियन को वाटरलू में हराया है, इसका मतलब ये नहीं कि जी हम बस यही चीजें करें जो मैट्रिंच बोल रहे हैं, लेकिन हमें कुछ रिवार्ड भी मिलना चाहिए। तो वो एक तो रिवार्ड देना था उनको, और बैलेंस ऑफ पावर जो है अचीव करना था, और कुछ चीजों को लेजिटिमाइज करना था। मैट्रिंच साहब जो थे द मेन ऑफ द टेबल कहा कहे गए उसी टाइम, उसी जो है कांग्रेस ऑफ वियना के, उसको इज्म लव से बहुत बड़ी चिढ़ थी। उसको इसलिए इज्म लव से चिढ़ थी कि वो जो लिबरलिज्म, नेशनलिज्म, रिपब्लिकनिज्म, ये चीजें उस टाइम यूरोप में इमर्ज हो रही थी। क्योंकि जो फ्रांस का रिवोल्यूशन था उसमें लोग क्या डिमांड कर रहे थे? रिपब्लिकन ऑफ फ्रांस। और वो चाहते थे मोनार्किज्म हो जाए, यानी कि जो रिवोल्यूशन था बेसिकली वो रिपब्लिकनिज्म के बेस पे था कि जी फ्रांस जो है रिपब्लिक हो जाए। और नेशनलिज्म जो कि नेपोलियन की वजह से यूरोप में आ गई थी, जैसे कि इटली की बात कर लें, इटली में ये था कि इट वाज अ जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन बिफोर नेपोलियन। उसके पास पेडोमेंट, सेडोनिया, और जो एक और जो है सेंट्रल इटली, और दो तीन और इटली के हिस्से थे जो कि डिवाइडेड थे। कहाँ पे? हर जगह पे डिफरेंट फॉरेनर्स का रूल था। लेकिन जब वो नेपोलियन आए, उन्होंने इटली को क्या किया? एक यूनिफाई किया। तो अब उस यूनिफिकेशन की वजह से एक नेशनलिज्म आ गया इटली के अंदर। तो ये जो इज्म था इधर, नेशनलिज्म, ये भी अच्छा नहीं लग रहा था अपने मैट्रन साहब को, तो इस चीज को भी खत्म करना है। तो नेपोलियन दूसरे वहां कहाँ पे? जर्मनी में गए। जर्मनी में जो है 300 से ग्रेटर स्टेट्स थी, एक टुकड़ों में बटे हुई बहुत सारी स्टेट्स थी। तो उन स्टेट्स को भी आप नेपोलियन साहब जो थे उन उनको भी रिड्यूस किया, 39 पे लेके आ गया स्टेट्स को, और एक पार्लियामेंट बना दी थी जर्मनी की डाइट के नाम से। अब मैटन साहब के लिए ये तो मुश्किल था कि ये 39 से दोबारा ग्रेटर देन 300 पे चली जाएं, लेकिन वो ये तो कर सकता था कि जी जर्मनी को अपने कंट्रोल में ले लें। तो वहां पे जो नेशनलिज्म थी जर्मनी में या इटली में या डिफरेंट जगहों पे जो इज्म वर्ड आ रहा था, खास करके नेशनलिज्म, रिपब्लिकनिज्म, लिबरलिज्म, तो इससे इस भाई को चिढ़ थी मैटन साहब को। वो चाहते थे कि जो ओल्ड आर्डर था यूरोप का वो चलता रहे, क्योंकि वो एक डेस्पोटिक एब्सोल्यूट लीडर थे। वो लिबर्टी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, वो रिवोल्यूशन के अगेंस्ट थे। बहुत ही चिढ़ थी उसको रेबेलियन और रिवोल्यूशन के लव से। तो उन्होंने कैसे तैसे करके सब जो है यूरोपियन के पावर्स थे उसको बुला लिया वियना में, कॉन्फ्रेंस की एक, जिसमें जो है
ये एक्चुअली अगर आप देखें ना, दैट वाज द कॉन्फ्रेंस एक्चुअली अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ यूरोप। क्यों? देखें आप, अगर जिस चीजों पे बात कर रहे हैं, लोग तो चाह रहे हैं कि जी हमें रिपब्लिकनिज्म दी जाए, हमें तो भाई लिबर्टी दी जाए, हमें जो है पार्टिसिपेशन मिले, लोअर क्लास जो है ऊपर आए। लेकिन ये क्या चाह रहे हैं कि जी ये सारी चीजें खत्म करें, मोनार्की लाएं और ओल्ड रिजेम को जो है रीस्टेब्लिश करें। तो ये क्या हो रहा है एक्चुअली, देखें लोगों के अगेंस्ट हो रही है, अगेंस्ट द विशेस ऑफ पीपल। वो इस बात से ना अनजान थे, वो इस बात को जानते हुए भी ना अनजान बन रहे थे। तो उन्होंने सबको बुला लिया टेबल पे। अब जी खुश भी करना है इन सबको, जिस जिसको बुलाया है इन सबको खुश भी करना है। रशिया को खुश करना है, ब्रिटेन को खुश करना है, फ्रांस को खुश करना है और प्रूशिया को खुश करना है, और सबसे बड़ा अपना फायदा हासिल करना है मैटर्न साहब का। तो उन्होंने क्या किया, रिवार्ड दिए। इससे दो चीजें हो गई रिवार्ड देने से। एक तो बैलेंस ऑफ पावर स्टेब्लिश हो गया यूरोप में, क्योंकि जो टेरिटरी कन्क्यूर की हुई थी नेपोलियन ने, वो अब पोलैंड की कुछ टेरिटरीज जो हैं रशिया को दे दी। रशिया को खुश किया, जी ये पोलैंड का इतना बड़ा हिस्सा तुम ले लो। प्रूशिया को बोला बच्चे तुम भी जो है परेशान होने की तुम्हें भी जरूरत नहीं है, तुम्हें भी थोड़ा सा इसी पोलैंड का हिस्सा दे रहा हूं मैं। ठीक है जी, उसको ये दे दिया। हॉलैंड, एक जो बेल्जियम, अब हॉलैंड और बेल्जियम की अगर बात करें तो एक ये दोनों डिफरेंट जो है किस्म के नेशन है। दे हैव अ डिफरेंट। जो, हाँ हम बात कर रहे थे कि हाँ उसको भी खुश कर दिया, प्रूशिया को भी खुश कर दिया। अब जी हाँ बात आती है कि इसको फ्रांस को कैसे करना है। मेन तो क्वेश्चन था फ्रांस, क्योंकि फ्रांस में तो रिवॉल्यूशन आ चुका था, ओल्ड जो रिजीम था वो पूरा चेंज हो गया था। उन्होंने क्या किया, जो ओल्ड रिजीम था फ्रांस का, उसको जो है इन्होंने दोबारा से री इस्टेब्लिश किया। वहां पे बॉर्बन डायनेस्टी हुआ करती थी नेपोलियन से पहले, जो किंग लोयस 16 थे। अब उसी बेस पे, उसी डायनेस्टी से, बॉर्बन डायनेस्टी से एक और किंग चॉइस किए गए, किंग लोयस 18। उसको फ्रांस दे दिया कि जी ये लो तुम। अब नाराज तुम भी ना हो, क्योंकि जी कुछ टेरिटरीज तो हमने आपसे ली हैं, कुछ आपको दे देते हैं जी। आपको ना हमने एक इटली का पार्ट दे दिया, उसको भी उन्होंने खुश कर दिया ऐसे टेरिटोरियल कुछ टेरिटरी देके फ्रांस को। तो अब फ्रांस में भी रिस्टोरेशन आ गई, जो ओल्ड ऑर्डर था। और जर्मनी के हवाले से देखें, अब जर्मनी का सवाल था। जर्मनी में क्या था कि जी नेपोलियन साहब ने 39 स्टेट्स की थी और जो है डाइट पार्लियामेंट बनाई थी जर्मनी के लिए। तो अब इन्होंने क्या किया, जर्मनी की यही पार्लियामेंट के सारे कंट्रोल अपने पास कर दिए। और प्लस में ये हुआ कि जो जर्मनी था उसको जो है ऑस्ट्रिया के फुली कंट्रोल में कर दिया गया। ठीक है, तो ये जर्मनी का भी जो है चीज खत्म हो गई। जर्मनी का भी ये सिस्टम जो है इसने पूरा कर दिया। इसके बाद बात थी सबसे बड़ी इटली की। इटली जो था बिफोर नेपोलियनिक, दैट वाज सेट एज अ जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन। अब उसको उसी में चेंज करना चाहते हैं। इटली के चार पार्ट थे, एक पेडोमेंट सेडोनिया का जहाँ पे उनके लोकल रूलर्स हुआ करते थे, एक जो है होली रोमन अंपायर के हाथ हुआ करता था, और बाकी जो ऊपर वाला इटली था, जो नॉर्दर्न एरियाज थे इटली के, वो आप जो है खुद ऑस्ट्रिया और प्रूशिया ने आपस में बांट दिए। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो इटली था अगेन सेट इज अ जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन, उसको दोबारा से टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि आपकी जो नेशनलिज्म थी
वो ट्रिगर हो गई वहां पे इटली के अंदर। चलो उस पे आगे बात करते हैं। तो इटली की बात हो गई, जर्मनी की हो गई। अब क्या था, स्पेन वगैरह या दो जो और जो स्टेट्स थे, उसमें भी इस तरह से इन्होंने जो है एक तरह से जो है पुराना ऑर्डर जो था वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, और वो कर गए। अब उसके बाद जी इन्होंने तो ये सारी चीजें कर दी। अब इनको लेजिटिमाइज करनी थी कुछ चीजें, मैटन साहब को कुछ चीजें लेजिटिमाइज करनी थी। अब वो लेजिटिमाइज क्या करनी थी चीजें, वो जो इज्म मैंने बात की कि उसको नफरत थी वर्ड इज्म से, उस इज्म को खत्म करने के लिए उन्होंने जी एक लेजिटिमाइज कर दिया मोनार्की को, कि पूरी यूरोप में मोनार्की होगी। कहीं पे भी जो रिबेलियन उठेगा, कोई भी रिवोल्यूशन आएगा, वो जो भी अभी के स्टेट्स यहाँ टेबल पे बैठे हुए हैं ये कलेक्टिवली एक्शन लेंगे वहां पे। तो ऐसे जैसे स्पेन में आया एक दो मरतबा, और जगहों पे आया, इन्होंने जो है कंट्रोल कर लिया कलेक्टिवली। तो ये एक्चुअली उनका लेजिटिमाइज करना था मोनार्की को, तो वो भी सक्सेसफुली कर गए लेजिटिमाइज इस चीज को भी। और जी इससे आप देखें बैलेंस ऑफ पावर भी रिस्टोर हो गया दोबारा से, मोनार्की भी इन्होंने लेजिटिमाइज कर दी, जो ओल्ड ऑर्डर था यूरोप का वो भी इसने एस्टेब्लिश कर दिया। अब हर किसी को जो है रिवार्ड भी दे दिया अपना अपना। तो ये तो जनाब खुश हो गए, लीडर्स तो जो थे यूरोप के वो खुश हो गए। लेकिन खुश ना हुई तो पब्लिक, उसके जो सेंटीमेंट्स थे वो बढ़ गए। उन्होंने कहा जी हम तो जो चाह रहे हैं इधर तो हमारे उलट हो रहा है, जिसे अब बेल्जियम जो था एक हॉलैंड से डिफरेंट नेशन था, बिल्कुल ही उनकी लैंग्वेज, उनकी कलर, उनकी डिफरेंट चीजें जो बिल्कुल रिलीजन वगैरह नहीं मिलती थी। उन्होंने क्या किया, मैटन साहब ने उसको हॉलैंड का पार्ट बना दिया कांग्रेस ऑफ वियना के थ्रू। तो वो उसमें उन्होंने में नेशनलिज्म आ गई कि इस तरह क्यों किया आपने, तो उन लोगों के अंदर जो है नेशनलिज्म ट्रिगर आ गई। तो इसके जो है असरात जो कांग्रेस ऑफ वियना के थे कुछ जो है अरसे तक, यानी कि 1815 से 1848 तक आपका इन्होंने जो है कांग्रेस ऑफ वियना ने वह जो है पीस जो है मेंटेन करके रखा। लेकिन जो पब्लिक का पावर है वो तो कुछ भी कर सकता है। तो ये जो पब्लिक का पावर है इनके अगेंस्ट राइज हो गया। अब इस पे बात करते हैं कि जी इस वियना के इम्पैक्ट्स क्या थे यूरोप पे, इस पे बात करते हैं हम अभी। थोड़ी सी मैं आपको अगर टाइमलाइन याद दिलाऊं, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया, 1792 में जो है वो रिवोल्यूशन मतलब मतलब वहां पे उस रिवोल्यूशन में प्रोग्रेस आई है, और वहां पे एक असेंबली बनी है नेशनल कन्वेंशन के नाम से। 1793 में जैकोबिन कम्स टू पावर कम्स टू पावर, और उसके बाद 1795 में डायरेक्ट का रूल आया है। 95 से 98 तक जो है नेपोलियन का राइज हुआ है, और 1799 से 1804 तक यहाँ पे नेपोलियन जो है एक पावर में आए हैं, और 1804 में जो है नेपोलियन एम्परर बन गए हैं। अच्छा, रिफॉर्म जो नेपोलियन लाए थे वो वहां पे 1804 नेपोलियन को वाटरलू में उसकी शिकस्त हो जाती है, और 1815 के बाद जो है ये जो मैटरनिच एरा जो है कहा जाता है इसको, कांग्रेस ऑफ वियना के बाद जो इस्टेब्लिश होता है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि रिएक्शन क्या था। सबसे पहले जो बड़ा जो रिएक्शन था वो हमें नजर आता है जुलाई 1813 की रेवोल्यूशन की जो है थ्रू, उसके थ्रू जो है हमें ये सबसे बड़ा जो रिएक्शन था पब्लिक का उसके थ्रू आता है। एक रिवोल्यूशन आया 1789 में, फिर से इन्होंने तो जी कोशिश ये की
कि अब जो है दोबारा अगर कहीं पे भी रिवॉल्यूशन आया, जो रेबेलियन हुआ गवर्नमेंट के खिलाफ, तो वी विल काउंटर देम विद स्ट्रांग फोर्स एंड कलेक्टिवली जो है हमने उनके अगेंस्ट जो है रेस्पॉन्स देना है। लेकिन जो लोग थे, ये तो एक मतलब सब जानते हैं, जब भी आप ह्यूमन नेचर है कि उसको आप फोर्स करोगे किसी चीज को करने के लिए, तो वो उसकी जो है विशेस या विल उस चीज को पाने के लिए काफी बहुत हद तक बढ़ जाती हैं। और अगर ये कलेक्टिव विशेस हो जाएं तो उसको ये कोई भी नहीं रोक सकता, जो कि ये एक नेशनलिज्म की शक्ल में आ जाती हैं, फिर जैसे पाकिस्तान बन गया। तो इस तरह से 1830 में जुलाई का रिवोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो जुलाई के रिवोल्यूशन को हम देख लेते हैं, ये एक्चुअली क्यों आया। हाँ, अब देखें जुलाई का जो रिवोल्यूशन है 1813 का, वो इसलिए आया, 1815 में जो ओल्ड ऑर्डर था वो रिस्टोर कर दिया गया। बाबिलियन जो डायनेस्टी थी वो फ्रांस में दोबारा से जो है रिस्टोर होगी। अब वो जो किंग साहब थे, वो जो लोग जो राइट्स से आ रहे थे उनको जो है खत्म कर दिया, दोबारा से फ्रांस को रिपब्लिक से मोनार्की की तरफ लेके चले गए। तो एक दोबारा से जो है किंगशिप जो है एस्टेब्लिश हो गई। तो इस तरह से वो लोगों की विशेष के जो है अगेंस्ट हो रहा था सब फ्रांस में। तो उन लोगों में दोबारा से जो है एक अपना क्या कहते हैं अगेंस्ट द रूलर्स जो है वो हो गए इन चीजों को देखते हुए। तो वो दैट थिंग काजेज द जुलाई 1830 रेवोल्यूशन। लेकिन इस रेवोल्यूशन के जो है कैस्केडिंग इफेक्ट है यूरोप पे। ठीक है, अब इसकी वजह से जो है डोमिनो इफेक्ट आते हैं आपके यूरोप पे। नेशनलिस्ट अपराइजिंग हुई है यूरोप में इस जो है इस रेवोल्यूशन से। अब देखें ना, पहले तो आपकी कांग्रेस ऑफ वियना थी, उसके थ्रू जो है लोगों में सेंटिमेंट्स आए ना कि जी हमको आप क्यों हमारी अगेंस्ट की विशेष कर रहे हैं। तो नेशनलिस्ट जो है अपराइज हुई। इटली, जर्मनी, हॉलैंड, हंगरी सब जगहों पे जो है रिवोल्यूशन आना शुरू हो गए। पीपुल लोगों ने रिवोल्ट कर दिया जी मैट्रंज के खिलाफ मिलके। मैट्रंज भाग गए, कांग्रेस ऑफ वियना के जो मेन थे वो भाग गए, छोड़ के इंग्लैंड चले गए, पनाह गाल उसने ना सियासी पनाह ले ली। और यहाँ ये वक्त था कि यहाँ पे सोशलिस्ट जो आइडियाज थे वो उभर के आ रहे थे। तो इस टाइम जो मास रिवोल्यूशन था वो स्पेन, पुर्तगाल, इटली, पोलैंड, बेल्जियम सब जगहों में आने लग गया। और बेल्जियम जो था एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो है बन गया। बेल्जियम जो था एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। उन्होंने जो है आजादी हासिल कर ली हॉलैंड से। और जर्मनी और बहुत बड़ा, जहाँ पे मेट्रंच को बहुत बड़ी शिकस्त आई। और इसको कहा जाता है ट्रायम्फ ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म की ये फतह है। और यहाँ से कहते हैं द बिगिनिंग ऑफ एन एंड ऑफ वियना सिस्टम। अच्छा, अगर हम इम्पैक्ट ऑन फ्रांस देख लें तो जो बार्बन डायनेस्टी थी वहां पे वो खत्म हो गई। ऑलियन डायनेस्टी जो थी वो पावर में आ गई। ठीक है, और दोबारा से जो है फ्रांस को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये एक था आपका कांग्रेस ऑफ वियना। और एक्चुअली व्हाट वाज इट एंड रिएक्शन ऑफ इट, हमने इस पे बात की। कोई सवाल है तो आप पूछ लें। अब यहाँ पे स्लाइड्स के थ्रू मैं बताऊंगा कौन कौन से डिसीशंस लिए गए थे। स्लाइड्स के थ्रू जो है नेक्स्ट करते जाना आप। जो डिसीशंस थे कांग्रेस ऑफ वियना पे वो स्लाइड में आप देखेंगे। नेक्स्ट कर दीजिएगा प्लीज। जहाँ पे अच्छा ये जो है ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब जो है डिसीशंस पे जाइएगा, नेक्स्ट करना।
हाँ जी। अच्छा जी, फ्रांस वाज डिप्राइव्ड ऑफ ऑल टेरिटरी कन्क्यूर्ड बाय नेपोलियन। जैसे कि बात हो गई कि जो भी उन्होंने टेरिटरी जो है कन्क्यूर्ड की हुई थी नेपोलियन ने, उसको जो है जी उसको दोबारा मैटन साहब ने ले लिया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, इस पे बात हो चुकी है। रशिया वाज गिवन मोस्ट ऑफ द डची वार्सा ऑफ पोलैंड। आप रशिया के देखें यहाँ पे जो है पोलैंड नजर आ रहा होगा नीचे रशिया के मैप में। तो रशिया को जो है उसने खुश करने के लिए पोलैंड थमा दिया उसका कुछ हिस्सा। तो रशिया को जी, रशिया के जार को पोलैंड दे दिया मैटन साहब ने, ये एक डिसीजन किया गया। नेक्स्ट प्लीज, जैसे खत्म हो जाए तो नेक्स्ट मतलब कर दीजिए। अच्छा, जो सैक्सोनी पोलैंड का पार्ट था और इसके साथ साथ कुछ जर्मन की टेरिटरीज थी, वो आपकी प्रूशिया को दे दी इसके कंपनसेशन में कि जी आप नेपोलियन के अगेंस्ट लड़े हैं, तो चलें जी ये आपको दे चलें। नेक्स्ट कर दीजिएगा। अच्छा, Austria was given big territory it had lost to France plus more in the German states in Italy। अच्छा, ऑस्ट्रिया को भी जी टेरिटरी दे दी जिसने लोग फ्रांस से लॉस्ट की हुई थी। जर्मनी में जो है इसको स्टेट्स और इटली में दे दिए गए। काफी जगहों पर हब्सबर्ग वगैरह में भी इनके जो रूलर्स को इंस्टॉल कर दिया गया ऑस्ट्रिया को। तो ये एक डिसीजन लिया गया। नोट कर लें आप जो, या फिर पीपीटी मुझसे ले लेना जी। नेक्स्ट कर दें प्लीज। जर्मन जो कॉन्फेडरेशन थी 39 स्टेट्स की। अच्छा, जो हाउस ऑफ ऑरेंज था वो डच को दे दिया गया, और जो है रिपब्लिक एंड ऑस्ट्रियन नेदरलैंड, ये आप देख ले, रिपब्लिक एंड ऑस्ट्रियन नेदरलैंड टू रूल along the Luxembourg which was located within German Confederation। तो ये एक बड़ा डिसीजन लिया ले लिया उन्होंने, जो है हाउस ऑफ ऑरेंज जो है डचेस को जो है दे दिया गया। आगे चलिए। और क्या डिसीजन हुआ? ऑस्ट्रिया वाज गिवन बैक टेरिटरी इट लॉस्ट, जी ये हो गया। आगे चलें। नॉर्वे एंड स्वीडन को ज्वाइन कर दिया गया, एक नया जो है किंगडम बना दिया गया नॉर्वे और स्वीडन को ज्वाइन करके। ठीक है, तो ये मैप जो आप देख रहे हैं ये एक ज्वाइनिंग है। यहाँ पे एक लाइन देख रहे हैं, ये दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करके एक नया जो है चीज दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। ठीक है, ये देख लें आप, डिसीजन मेड इन वियना, द न्यूट्रलिटी ऑफ स्विट्जरलैंड वाज गारंटेड। इसको न्यूट्रल स्टेट जो है करार दे दिया गया स्विट्जरलैंड को। ये हो गया। आगे चले। ब्रिटेन को जी कोएब कॉलोनी साउथ अफ्रीका में दे दी गई, और अदर कॉलोनीज अफ्रीका और एशिया में उसके हाथ में थमा दी गई कि जी ये आप भी दे ले, आप तो यहाँ के पावरफुल स्टेट है, आप खुश हो जाएं। आपको खुश करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो ब्रिटेन को भी खुश कर दिया इस तरह से। तो ये डिफरेंट डिसीजंस हैं, आप देख लेना। मैंने कुछ बताए हैं, बहुत जो है स्लाइड्स अभी रहती हैं, तो वो उसी टाइम पे जो है डिसीजंस लिए गए, जिसमें जो है डिफरेंट स्टेट्स को टेरिटोरियल जो टेरिटरीज उन्होंने लास्ट की हुई थी एज अ रिवॉर्ड के तौर पे दे दी गई। तो ये था एक्चुअली एंड ऑफ कांग्रेस ऑफ वियना और आज के लास्ट लेक्चर का। और अगर आप चाहते हैं कि इसी जो है सेशन को रेगुलर रखें, तो प्लीज मैं नंबर दे रहा हूँ, आप रजिस्टर कर लें, करवा दें, और जो रेगुलर क्लासेस हैं इंशाल्लाह मंडे से शुरू होंगी।